नमस्कार और आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना की गहराई में जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हाल ही में जो क्रूज बोट हादसा हुआ, उसकी पूरी कहानी, घटनाक्रम और इस समय चल रही जांच को हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बात शुरू करते हैं उस भयानक मंजर से जिसने इस पूरी खबर को एक गहरी मानवीय त्रासदी में बदल दिया। सोचिए, नर्मदा नदी के गहरे अंधेरे पानी में जब एनडीआरएफ के गोताखोर उस डूबे हुए जहाज तक पहुंचे तो उन्हें जो दिखा वो किसी को भी रुला दे। एक महिला का शव हिलाने की कोशिश की गई पर वो टस से मस नहीं हुआ। वजह, उसने अपने 4 साल के मासूम बेटे को सीने से इतनी जोर से जकड़ रखा था कि माँ और बेटा दोनों एक ही लाइफ जैकेट के अंदर मजबूती से बंधे हुए थे। दिल्ली से छुट्टियां मनाने आया एक परिवार और अंत इतना दर्दनाक। ये वाकया ही इस हादसे की गंभीरता बयां कर देता है। लेकिन आखिर 30 अप्रैल की उस शाम ऐसा क्या हुआ कि ये खुशहाल ट्रिप अचानक एक खौफनाक सपने में बदल गई? चलिए उस शाम के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सिर्फ 2 घंटों के भीतर हालात कैसे पूरी तरह पलट गए, ये टाइमलाइन सच में चौंकाने वाली है। 60 यात्रियों की क्षमता वाली ये बोट दोपहर ठीक 4 बजे अपनी यात्रा पर निकलती है। शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी छुट्टियों में होती है। बढ़िया संगीत, लोग नाच गा रहे हैं, सब कुछ सामान्य। फिर शाम 5 बजे के आसपास हल्की बारिश शुरू होती है और बचने के लिए लोग निचले डेक पर चले जाते हैं। लेकिन ठीक 6 बजे मौसम अचानक भयानक रूप ले लेता है। तेज हवाएं और पानी में उठती विशाल लहरें। एक खुशहाल दोपहर से उस खौफनाक तूफान तक का यह सफर महज चंद घंटों का था। जैसे ही मौसम बिगड़ा, उस बोट पर मौजूद पर्यटकों के बीच जो दहशत फैली, उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। 2006 से चल रही इस बोट पर अचानक मौत का साया मंडराने लगा था। उस वक्त बोट पर क्या हालात थे, इसे सर्वाइवर रियान हुसैन के शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उनके मुताबिक कैप्टन ने 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक बोट को किनारे लगाने की जद्दोजहद की, लेकिन हवा और लहरों का जोर इतना ज्यादा था कि बोट कंट्रोल से ही बाहर हो गई। सबसे अफसोसजनक बात तो यह है कि डैम के किनारे खड़े स्थानीय लोग लगातार इशारे करके बोट को वापस बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान के आगे किसी की नहीं चली। इस हादसे में बाल बाल बची तनिष्का सेन का अनुभव और भी ज्यादा डराने वाला है। तनिष्का ने इस हादसे में अपनी मां ज्योति को खो दिया। वो बताती हैं कि खमरिया आइलैंड के पास किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर बोट बस कुछ ही पलों में पलट गई। उनका कहना था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें पानी के नीचे खींच रहा हो। पलक झपकते ही चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और पानी ही पानी था। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, यात्रियों की असल संख्या। और सच कहूं तो यहीं से लापरवाही की परतें खुलनी शुरू होती हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि कुल 31 लोग बोट पर थे, यानी 29 यात्रियों के टिकट और 2 क्रू मेंबर्स। लेकिन सर्वाइवर्स का साफ दावा है कि बोट पर लगभग 40 लोग सवार थे। इनमें वो बच्चे भी शामिल थे जिनके टिकट नहीं कटे थे। आधिकारिक रिकॉर्ड और चश्मदीदों के दावों के बीच का ये भारी अंतर फिलहाल इस पूरी जांच का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। और बात सिर्फ ज्यादा यात्रियों की नहीं है, एक और बेहद गंभीर आरोप सामने आया है। सर्वाइवर संगीता कोरी बताती हैं कि शुरुआत में किसी को लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई। जब पानी बोट के अंदर घुसने लगा और हालात बिगड़ने लगे, तब जाकर क्रू ने लाइफ जैकेट बांटना शुरू किया, जिसकी वजह से वहां भारी भगदड़ मच गई। अब ये बात सीधे सीधे मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री के उस बयान को काटती है जिसमें कहा गया था कि लाइफ जैकेट पहनना एक अनिवार्य नियम है जिसका सख्ती से पालन होता है। हादसे के तुरंत बाद एक बड़े स्तर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन नर्मदा नदी की गहराई और पथरीले तल ने इस काम को और भी मुश्किल बना दिया था। रात के घुप अंधेरे और लगातार हो रही बारिश की वजह से शुरुआती घंटों में तो गहरे पानी में गोताखोरी मुमकिन ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, सेना की 11 सदस्य ग्रेनेडियर्स यूनिट और एनडीआरएफ के गोताखोरों को मिलाकर करीब 60 से 70 जवानों की टीम पूरी ताकत से मोर्चे पर डट गई। डूबी हुई बोट को बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बाकायदा पोकलिन मशीनों, क्रेन और हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। गोताखोरों ने मलबे में मोटी स्टील की केबल्स बांधी और फिर बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे उस बोट को करीब 30 मीटर खींचकर किनारे की तरफ लाया गया। ये पूरी प्रक्रिया बेहद धीमी और मुश्किल थी। इन तमाम कोशिशों के बाद जो अंतिम आंकड़े सामने आए वो दिल तोड़ने वाले हैं। 22 लोगों की जान किसी तरह बचा ली गई, लेकिन 9 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और कई अब भी लापता हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे एक मौसमी चक्रवात का नतीजा बताया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। प्राकृतिक आपदा अपनी जगह है, लेकिन इतने गंभीर सिस्टमैटिक फेलियर को सिर्फ मौसम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये हादसा रोका जा सकता था या नहीं, इस पर कई बड़े सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस जांच को मुख्य रूप से 4 कड़े सवालों के जवाब तलाशने होंगे। पहला, क्या मौसम विभाग ने ऐसे किसी तूफान की पूर्व चेतावनी दी थी? दूसरा, जब किनारे पर खड़े लोग खतरे का इशारा कर रहे थे तो क्रू ने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया? तीसरा, नियमों के बावजूद लाइफ जैकेट बांटने में इतनी देरी क्यों की गई कि भगदड़ मच गई? और चौथा, सबसे बड़ा सवाल, उस बोट पर असल में कितने लोग सवार थे? बरगी डैम पर आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और डैम के किनारे कई परिवार आज भी भारी मन से अपने प्रियजनों के मिलने की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका बिल्कुल साफ जवाब मिलना जरूरी है। जान माल के इस भारी नुकसान के लिए, जिसे शायद पूरी तरह से टाला जा सकता था, अंततः कौन जिम्मेदार है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।